हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 4 में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सेव है ना। चैप्टर फर्स्ट भी हमने पढ़ाया है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार जो हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किए हैं हमारे संविधान ने। ओके, तो इन राइट्स का कोई भी वॉयलेशन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, तो बिल ऑफ राइट्स देखा था। बिल ऑफ राइट्स ना, यहाँ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, बिल ऑफ राइट्स कहते हैं यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बेसिक राइट्स हैं। ओके, तो हमने कई सारी चीजें जानी थी अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना। तो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी भी पढ़ा था हमने, आर्टिकल 14 से लेकर के 19 तक जो है, 14 से लेकर के 18 तक आपको राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें समझी थी, ये वाला चार्ट समझ लिया था। एक बार और रिवीजन करना है आपको, तो यहाँ पर देखो, आर्टिकल 14 जो है आपको प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। आर्टिकल 16 आपको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह, वहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। आर्टिकल 17 कहते हैं कि अनटचेबिलिटी वगैरह प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी तो क्राइम है। ओके, आर्टिकल 18 में देखा था कि जो टाइटल वगैरह दिए जाते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, है ना, तो वो सब जो है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि नाम नाम लगा करके घूम रहे हैं उसके साथ। जैसे पहले नहीं अंग्रेज होते थे, तो उनके नेम के आगे लॉर्ड वगैरह लिखा रहता था, है ना। तो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है, ये टाइटल्स वगैरह, है ना। राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, तो फ्रीडम में सबसे पहला राइट जो है आपका आर्टिकल 19 आता है, जो आपको बोलने का अधिकार देता है। आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हो शांति से, है ना, बिना आर्म्स के, हथियार के, है ना। और एसोसिएशन, यूनियन वगैरह फॉर्म कर सकते हो। आप पूरे देश में कहीं भी घूम सकते हो अपने भारत में, है ना। आप कहीं भी जाकर के रह सकते हो, है ना। तो यहाँ ये सारी चीजें दी गई थी। और फिर आप जो है कोई भी प्रोफेशन, जो ऑक्यूपेशन है, जो ट्रेड वगैरह बिजनेस आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है आर्टिकल 20 दिया हुआ था। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 में कि जब भी अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अरेस्ट करने के बाद में आपको डबल जो पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, है ना। एक ही क्राइम की, ऐसा नहीं होता, पहले राजा महाराजा करते थे ना कि मन नहीं भरता था तो फिर से पनिशमेंट दे दी उस इंसान को, तो ऐसा नहीं होता है। उस क्राइम के लिए उसी इंसान को पनिशमेंट दी जाएगी। उसको जबरदस्ती आप ऐसे ना मार पीट करके उससे जो ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम्हें कबूल करो कि ये वाला जो अ, जो क्राइम है आपने किया है, तो ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कर सकते, जो कि पुलिस करवाती है ना, मार-पीट करके उनको, फिर उनको जो कन्फेशन लेटर में साइन करवा लेते हैं, उसमें बोलते हैं कि जो इसी इंसान ने ये क्राइम किया है, ठीक है? तो पुलिस केस बंद करने के लिए कभी-कभी ऐसा करते हैं, है ना? तो ये सब नहीं हो सकता है। फिर आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हर एक चिल्ड्रन को, 6 से लेकर के 14 साल तक जो है, हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन का राइट है। मतलब पढ़ना आपका अधिकार है, अगर इसका वॉयलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फिर आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो गिरफ्तार कर लिया जाता है ना, तो उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होती है, जैसे कि उनको ना, जो भी अरेस्ट किया जाता है किसी पर्सन को, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसको अरेस्ट क्यों किया है ना? मतलब पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपने किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया है ना? रिटन में लिख के देना पड़ता है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि किसी पर्सन को आप अरेस्ट करते हैं क्यों, ठीक है? तो उनको बताना पड़ेगा। उनके लिए जो उनकी फैमिली मेंबर्स है वो कॉन्टैक्ट कर सकें, है ना? और कई सारी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंदर भी। जैसे कि 24 आवर्स के अंदर उनको जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और डिटेंशन क्या होता है कि किसी पर्सन को ना डिटेन कर लिया जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो जैसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है कुछ लोगों को, जब आर्टिकल 370 हटाया गया ना वहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स थे, तो हो सकता था वो दंगे भड़का सकें, कुछ भी करवा देते वहाँ पर, तो इसलिए उनको जो है डिटेन डिटेन कर लिया था, है ना, कुछ टाइम के लिए। ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है? फिर आर्टिकल 23 आता है कि
ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग नहीं होना चाहिए कि खरीद व्यापार कर रहे हैं आप इंसानों का, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती आप किसी से काम करवा रहे हैं। 24 में चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, है ना? चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है हमारे यहाँ, हर एक इंसान अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकता है ना? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप फोर्सफुल कन्वर्जन कराओ, है ना? अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो, आर्टिकल 26 में दिया है। ओके, आर्टिकल 27 में दिया है कि आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, है ना? या फिर उसके प्रमोशन के लिए। आर्टिकल 28 में दिया गया है कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मतलब अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो सभी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वहाँ पर अलग-अलग धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोगों को फ्रीडम है कि आप जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड ना करने पड़े, है ना? फिर ये जो है आर्टिकल 29 में दिया गया है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। तो किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, अगर उनको लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका कल्चर जो है विलुप्त होने वाला है, ऐसी कगार पे है, तो वो अपनी कल्चर वगैरह को सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। आर्टिकल 30 में दिया गया है कि माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार है। माइनॉरिटीज कितनी है? 6 प्रकार की माइनॉरिटीज है हमारे देश में। माइनॉरिटीज जो कम संख्या में लोग हैं, कौन-कौन से हैं वो? बुद्धिस्ट, ठीक है, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज, मुस्लिम एंड सिख। तो ये हमारे यहाँ माइनॉरिटीज हैं, ओके, हमारे देश में। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो अपना सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मदरसा सेटअप होते हैं ना, तो मदरसा में पढ़ाया जाता है उनके यहाँ। ओके, तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। फिर सबसे जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आत्मा है जो हमारे संविधान की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, ये है राइट टू मूव टू कोर्ट। आप जो कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली, हाई कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट कोर्ट है अपने देश का, है ना? तो आप यहाँ पर जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है ना? तो फिर क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ, है ना? इसलिए आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, है ना? तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, है ना? तो ये डिटेल में भी हमने ये राइट्स पढ़े थे। ओके, फिर ये वाला इंसिडेंट देखा था और फिर अभी हमें यहाँ से शुरू करना था। आर्टिकल 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? तो इसमें ना फंडामेंटल राइट जो आपका, तो ये प्रोटेक्शन देता है हर एक इंसान जो है अपनी डिग्निटी के साथ अपनी जो है जिंदगी अच्छे से बिता सके। पर्सनल लिबर्टी होती है, हर एक इंसान के पास में फ्रीडम होता है कि वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे बिता सकें, ठीक है? और किसी भी पर्सन को जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है? अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो उसको उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली उसको सजा दी जाएगी जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है? जो हमारे लॉ मेकर्स है ना, उन्होंने लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंगली उसको सजा दी जाएगी, ना कि किसी भी पर्सन को उठा करके अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया, ऐसी सब हरकतें नहीं चलती हैं। तो आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? हर एक इंसान अपनी अच्छे से लाइफ जी सके, और ये जो आर्टिकल 21 है ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा इसका इंटरप्रिटेशन दिया है, इसका जुरिस्डिक्शन मतलब इसका जो स्कोप है बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इसमें ना जो राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी आता है। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट रहेगा तभी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है? आर्टिकल 21 ए के तहत जो एजुकेशन का राइट ऐड किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंज किया गया था, 86वां नंबर का चेंज लाए थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ओके? तो यहाँ पर चेंज किया गया और आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया संविधान में। इसमें राइट टू प्राइवेसी ऐड किया गया, मतलब कि हर एक इंसान को अपने प्राइवेट स्पेयर में वो क्या करते हैं उससे कुछ भी नहीं मतलब मैटर नहीं करता है, उनकी प्राइवेसी है। डेटा की प्राइवेसी भी इसके अंडर आ जाती है, ठीक है? आपकी प्राइवेसी है कि आप क्या करते हो, है ना? तो उसपे मतलब आपके राइट्स किसी और को बस प्रॉब्लम ना पहुँचाएँ, तो आपके राइट सही है। अगर किसी और को अफ़ेक्ट करने लगते हैं, फिर रीज़नेबल उस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट, है ना? तो प्राइवेसी का राइट ऐड किया गया। केएस पुट्टास्वामी केस था 2017 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी प्रोवाइड किया हर एक सिटीज़न को। डेटा की प्राइवेसी होनी चाहिए, है ना? जो आप लोग सब फ़ोन यूज़ करते हो, तो जो कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो क्या बोलते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन माँगते हैं ना, मतलब कि आपसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने को बोलते हैं और आप लोग सब कर देते हो, फिर वो सब आपका डेटा रख लेते हैं।
तो उस डेटा का फिर बहुत ही यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो डेटा की भी प्राइवेसी होती है ना? कि आपके डेटा की आपकी प्राइवेसी है। ऐसा नहीं नंबर शेयर कर देते हैं, फिर दिन भर लोन वालों के कॉल आ रहे हैं, किसी का भी कॉल आ रहा है, ओके, तो ये भी गलत चीज़ होती है ना? फिर राइट टू फ्रीडम देखते हैं हम। इक्वालिटी एंड फ्रीडम और लिबर्टी ये जो दोनों राइट्स हैं ना, ये मोस्ट एसेंशियल राइट है डेमोक्रेसी के। एक तो समानता का अधिकार है ना, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और दूसरा कि आज़ादी का अधिकार है ना, सभी लोग अपनी मर्ज़ी से अपना जो लाइफ़ स्पेंड कर सकें। ये पॉसिबल नहीं है कि इन मतलब इक्वालिटी हो या फ्रीडम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इक्वालिटी तो है, पर फ्रीडम नहीं है। तो दोनों साथ में ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? लिबर्टी जो है ना, फ्रीडम ऑफ थॉट के बारे में बात करते हैं। आप कुछ भी मतलब कि आप अपने विचार सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, है ना? जैसे कि हमारे यहाँ फ्रीडम दी गई है, तभी तो गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज़ कर पाते हो। अगर आपके पास में फ्रीडम नहीं होती तो आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोल पाते, है ना? चाइना में हर एक न्यूज़ जो है उनकी गवर्नमेंट चेक करती है, पहले उनकी परमिशन के बाद में जो है उनकी न्यूज़ जो पब्लिश होती है। क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, पर हमारे देश में देखो सब कुछ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, है ना? तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एक्शन ये सब होता है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीडम आपको दी गई है तो आप कुछ भी करो, है ना? और जो आपको चाहिए मतलब पसंद है वो करो, ऐसा भी नहीं होता। एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की, है ना? तो आपको परमिट किया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब अपनी लिमिट के बाहर जाकर के काम कर सको। अगर सब लोग अपनी मनमानी करने लगे, तो फिर कोई भी अपने राइट को एन्जॉय नहीं कर पाएगा, है ना? इसलिए फ्रीडम को डिफाइन किया गया है इस तरीके से कि हर एक पर्सन जो है अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके, ठीक है, बिना किसी को हर्ट किए हुए, किसी और के राइट को हर्ट किए हुए, किसी और के फ्रीडम को हर्ट करे, है ना? मतलब कि किसी और के जो फ्रीडम है उसको आप मतलब किसी और के राइट को आप नुकसान ना पहुंचाओ, अपने राइट को आप एंजॉय, जैसे कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया, आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गाली बको या फिर उल्टे सीधे शब्द बोलो या फिर रिलीजियस जो चीज़ों पे कुछ कमेंट करो बहुत ही बुरे-बुरे, है ना? तो उससे क्या होता है, सोसाइटी का माहौल खराब हो जाता है, दंगे हो जाते हैं, हेट स्पीच कहते हैं इसको, है ना? ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है। फ्रीडम का मतलब आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो, है ना? जैसे ट्विटर पे कैंपेन करते हैं लोग अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए, है ना? तो ऐसा कर सकते हो। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहनी चाहिए, एक दायरे में रह कर के आप काम कर सकते हो, है ना? तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये तो याद ही होना चाहिए आपको, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो सबसे इम्पोर्टेंट राइट है जो हमारा लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का। कोई भी सिटीज़न जो है उसको मना नहीं किया जाएगा कि जो उसको मतलब उसकी लाइफ का अधिकार उससे नहीं छीना जाएगा, उसकी ज़िंदगी उससे नहीं छीना जाएगी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि अगर किसी ने इंसान ने बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम कर दिया गया, जैसे निर्भया रेप केस था, है ना? तो उसमें उन लोगों ने मतलब मानवता ही नहीं छोड़ी थी, ठीक है? तो उसमें ना उन इंसानों को क्या किया गया, पनिशमेंट दी गई, उनको फांसी की सज़ा दी गई, है ना? तो उनको ना प्रॉपर लॉ के थ्रू जो प्रोसीजर है अपना, उस हिसाब से उनको पनिशमेंट दी गई, है ना? ऐसा नहीं होता है कि बिना कानून के हिसाब से आप किसी भी चीज़ पे आप किसी भी इंसान की लाइफ ले लो, है ना? तो ऐसा नहीं होता है। ओके, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली किसी इंसान को जो ट्रायल होता है कोर्ट में और फिर उसको पनिशमेंट मिलती है। इसी तरीके से किसी भी पर्सन को उसकी पर्सनल लिबर्टी से भी जो उसकी आज़ादी है, जो वो अच्छे से रह सके, है ना? तो उससे भी डिनाय नहीं किया जाएगा। इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना जो उसको रीज़न बताए हुए कि क्यों आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, है ना? पहले क्या होता था, अंग्रेज़ ना किसी को भी इंसान को भी अरेस्ट कर लेते थे, उनको बताते भी नहीं थे, मारते-पीटते थे, वो काला पानी की सज़ा वग़ैरह भी देते थे, है ना? तो उनको ना देशद्रोही कह देते थे। तो संविधान बनाने वालों को पता था क्योंकि उनके साथ में ये सब हुआ था, ठीक है? तो वो जानते थे कि अगर ऐसा गवर्नमेंट आगे चल के करने लगी तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में ये डाला है ना, कि किसी भी पर्सन को आप बिना ग्राउंड जो बताए हुए अरेस्ट नहीं कर सकते, है ना? अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को जो ये अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, उसको लॉयर दिया जाए, है ना? और मैंडेटरी प्रोविज़न है कि अगर किसी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो, तो उसको मजिस्ट्रेट जो भी पास में है, तो कोर्ट में पेश करो 24 घंटे के अंदर, है ना?
तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि जो पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है ना, जो पुलिस का पार्ट नहीं होते हैं ना मजिस्ट्रेट जो, तो वो डिसाइड करते हैं कि अरेस्ट जो है जस्टिफाइड है या नहीं है, मतलब अरेस्ट सही ग्राउंड पे किया गया है कि नहीं किया गया है। ये जो राइट है सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो इंडिविजुअल की जो लाइफ को जो बस जो अरेस्ट वगैरह ना कर सके, तो इतना बस नहीं है, ठीक है? कि इस किसी इंडिविजुअल की आप लाइफ ले सको या ना ले सको, है ना? उसकी ज़िंदगी चली जाती है, भई अरेस्ट हो जाते हैं तो आप फिर पुलिस केस, एफआईआर ज़माने भर की चीज़ें हो जाती है। फिर उनको ना हर एक जगह फिर उनकी एफआईआर का रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है? तो उनको जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकता फिर तो, है ना? तो इसका जो है वाइडर एप्लीकेशन है, ठीक है? कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिन्होंने इस स्कोप जो है इस फंडामेंटल राइट का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है आर्टिकल 21 का। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया कि ये जो राइट है इसमें ना ह्यूमन डिग्निटी भी इंक्लूड है, ठीक है? और फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन जो किसी इंसान का जो है शोषण ना किया जाए, उसको मतलब अत्याचार इतने सारे होते हैं सोसाइटी में, ठीक है? तो कोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर कोर्ट ने ये भी बोला कि जो राइट टू शेल्टर भी है, मतलब हर किसी के पास में एक छत तो हो रहने के लिए, है ना? और लाइवलीहुड अपना जो ज़रिया हो उनके पास में वो कमा करके जी सकें, ठीक है? तो ये भी है। राइट टू लाइफ जो है राइट टू लाइफ में ये भी तो इंक्लूड होता है कि कोई पर्सन जो है इसके बिना थोड़ी ना रह पाएगा, कि उसके पास में कोई जीने का साधन ही नहीं है, है ना? किस तरीके से वो अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, उसके पास में उसको अगर कमाने का अधिकार नहीं है, वो जो अपना जिंदगी बिताने का, है ना? तो कई सारी चीजें इंक्लूडेड हैं राइट टू लाइफ में। अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का राइट, मतलब कि आर्टिकल 22 जो है उसमें दिया गया है, ठीक है? तो किसी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो बाद में, जब उसने ऑफेंस कर दिया, मतलब उसने कुछ कर दिया है, कुछ कांड, तब उसको अरेस्ट किया जाता है ना? तो ऐसा होता है नॉर्मली। पर यहाँ पर जो है इसका एक एक्सेप्शन भी है। मतलब कि किसी पर्सन को पहले से ही अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है? अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत चीज़ कर देगा, ठीक है? अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ कर देगा वो, तो उसको ना पहले से ही पकड़ लिया जाता है। विदाउट फॉलोइंग दी अदर प्रोसीजर, देखा ना हमने कि उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास में पेश किया जाता है, उसको लॉयर जो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो डिफेंड कर सके अपने आप को, है ना? तो ये सब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, उसको पहले से ही अरेस्ट कर लेते कि ये जो है ये बहुत अनवांटेड तत्व है सोसाइटी का, तो ये कुछ भी कांड कर सकता है सोसाइटी में, है ना? तो पहले से ही जब लग जाता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि वो कुछ ना कुछ कर ही देंगे, ठीक है? वो एंटी सोशल टाइप के होते हैं, ठीक है? उनको शांति पसंद है सोसाइटी में। तो इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उनको फ़ील होता है कि कोई पर्सन जो है थ्रेट है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, ठीक है? पीस एंड सिक्योरिटी अगर नेशन की है उसके लिए थ्रेट है ना? तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है 3 महीने के लिए ही होता है, ठीक है? इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 महीने तक, है ना? तो आफ्टर 3 मंथ अगर केस जो है फिर उसको एडवाइजरी बोर्ड के पास में लाया जाता है ताकि वो रिव्यू कर सकें, है ना? कि अब ठीक है तो इसको छोड़ देते हैं, वरना फिर से इसको डिटेन कर लेते हैं, ठीक है? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इफेक्टिव टूल देखा जाता है गवर्नमेंट के हाथ में, कि वो एंटी सोशल एलिमेंट जो है उनको क्या करें, उनको कंट्रोल कर सकें, उनको जो है जो गलत चीज़ें सोसाइटी में फैलाने से रोक सकें। जैसे कि कहीं प्राइम मिनिस्टर जाने वाली हैं, ठीक है? किसी प्लेस पे विज़िट करने वाली है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट को लगता है, जो अथॉरिटीज़ को लगता है, सिक्योरिटी एजेंसी को लगता है कि वो लोग जो हैं कुछ दंगे-फ़साद कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सिक्योरिटी की जो है सिचुएशन को ब्रेक, मतलब सिक्योरिटी जो है उसको खतरा पहुँचा सकते हैं पीएम को, है ना? उसको ब्रेक कर सकते हैं, सिचुएशन को पूरा मतलब ख़राब कर सकते हैं, है ना? तो उन लोगों को पहले ही वो डिटेन कर लेते हैं, है ना? तो ये प्रोविज़न पर मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट कई बार, है ना? तो कई लोगों को लगता है कि जो ग्रेटर सेफगार्ड जो प्रोवाइड किया गया है ना लॉ में, पर ये जो है मिसयूज़ करते हैं इसका, ठीक है? ताकि जो है मतलब कि यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि जो लोग सोचते हैं कि इसमें और ज़्यादा सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इसका मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ ना करे ये डिटेंशन वाले प्रोविज़न का, है ना? तो इनफैक्ट देयर इज़ अ क्लियर टेंशन, तो टेंशन तो रहता है थोड़ा राइट टू लाइफ में एंड पर्सनल लिबर्टी वाला जो आर्टिकल है, और ये प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो फंडामेंटल राइट में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है हर एक इंसान को, मतलब जीने का अधिकार, और उसको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो किसी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं ना, बंद कर सकते हैं जेल में। अब दूसरे फ्रीडम जो यहाँ पर दिए गए हैं, आप देखोगे राइट टू फ्रीडम तो दिया गया है, और भी राइट्स हैं, जैसे कि ये जो राइट्स है ना, पर ये जो राइट्स दिए गए हैं, अधिकार जो आपको दिए गए, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि ये जो है इनको, मतलब ये आपको
बिल्कुल अनलिमिटेड दिए गए हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिट होती है अपने राइट्स जो है आपके एक्सेस करने की। अगर ये राइट्स का आप जो है दुरुपयोग करते हो तो इसको जो है गवर्नमेंट जो है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो अभी हमने आपको बताया था कि इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड मोरालिटी को बना करके आप ले चल सको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप हेट स्पीच दे रहे हो, उससे सोसाइटी में जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ रही है, ठीक है? तो ऐसी राइट्स को फिर उनके राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। फ्रीडम होता है कि असेंबल हो सके कहीं भी, पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सके विदाउट आर्म्स। अगर कोई हथियार लेके आएगा, दंगे-फसाद करेगा तो फिर उसको तो रखना ही पड़ेगा ना जेल में। तो गवर्नमेंट जो है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है और डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, वो ये भी डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगा कर के कि किसी एरिया में 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो हैं अगर होते हैं तो वो अनलॉफुल है। जो सेक्शन जो 144 लगाते हैं ना, तो उसमें ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाता है, जब भी वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है ना? कि अगर रिलीजन के नाम पे ही दंगे भड़क गए तो, है ना? तो सच पावर्स कैन बी इज़िली मिसयूज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पावर का मिसयूज़ करते हैं कभी-कभी तो गवर्नमेंट, है ना? और जेन्युइन प्रोटेस्ट अगर होता भी है कहीं पर भी, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट भी जो है उस जेन्युइन प्रोटेस्ट को ना मतलब इनके जो राइट है उसका वायलेशन करती है पीपल के, और उनको मतलब प्रोटेस्ट जब हो रहा होता है तो उनके ऊपर सप्रेस भी करती है उनको, है ना? और उन्हें अगर वो लोग परमिशन माँगते हैं ना प्रोटेस्ट का भी, तो उसको भी डिनाई कर देते हैं। पर पीपल जो है उनको अवेयर होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए, ठीक है? अपने राइट्स के बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए और चूज़ कर सके वो प्रोटेस्ट की, कहीं अगर उनको प्रोटेस्ट करना है ना अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, तो जो है मिसयूज़ नहीं कर पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो है राइट, ठीक है? अगर हर एक इंसान को पता होगा कि उनके अधिकार क्या हैं, तो जो गवर्नमेंट है उसका मिसयूज़ कर ही नहीं पाएगी ना। तो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये बात की गई थी कि सब मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि डिससैटिस्फैक्शन जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं राइट्स पे, मतलब जो राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं ना, तो उसका भी गवर्नमेंट मिसयूज कर लेती है कभी-कभी, है ना? तो उसके खिलाफ भी डिससैटिस्फैक्शन जो कई लोगों ने ज़ाहिर किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए राइट्स में। तो एक इंसान का यहाँ पर दिया गया है सोमनाथ लहरी। ये कह रहे हैं कि कई सारे फंडामेंटल राइट इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि पुलिस कांस्टेबल के व्यू से, ठीक है, आपको इसमें जो है बहुत ही कम राइट्स देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर जो है इसके प्रोविज़न जो है इनमें जो है एक तो रिस्ट्रिक्शन की बात की गई ना, तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल, हर एक आर्टिकल जो है उसमें प्रोविज़न है कि वो राइट्स को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, राइट को टेक अवे कर सकती है, ठीक है? कंप्लीटली। तो ये बोलते हैं कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या माने हम राइट को, फंडामेंटल राइट जो है, क्या ऐसा राइट होना चाहिए जो सभी लोग चाहते हैं, ठीक है? इनकॉर्पोरेट करें ऐसे राइट को जो एवरीवन ऑफ दोज़ राइट व्हिच आवर पीपल वांट टू गेट, मतलब जो ऐसे राइट को इनकॉर्पोरेट करें जो कि हर एक इंसान चाहता है ना? तो इसकी बात भी की गई। फिर राइट ऑफ एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड होता है उसके राइट की बात की उसके राइट के बारे में अब देखते हैं। अगर किसी इंसान ने क्राइम किया है तो वो एक्यूज़ कहलाता है ना? तो मतलब उसके ऊपर अभी जो है शक के दायरे हैं सारे, तो उसको भी जो कई सारे ऑफेंस किए हैं उसने, तो उसको भी सफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया जाता है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको चार्ज किया गया है अगर विथ सम ऑफेंस इज़ गिल्टी, है ना? मतलब कि हम मानते हैं ना, सभी लोग मानते हैं सोसाइटी में, अगर किसी पर्सन के घर में पुलिस आ गई तो सोचने लगते हैं इन्होंने कुछ किया है शायद, है ना? भले उन्होंने कुछ भी ना किया हो, पर ऐसी मेंटालिटी है, अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, भले वो प्रूफ ना ही किया हो पर उसको गिल्टी मान लेते हैं। तो हाउएवर नो वन इज़ गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड द पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई भी पर्सन जो है गिल्टी नहीं है, ठीक है? उसने वो क्राइम नहीं किया है, जब तक प्रूफ ना हो जाए पूरे तरीके से, भले उसके ऊपर शक है, ठीक है? पर प्रॉपर प्रूफ होता है, जब कोर्ट मान लेते हैं कि ये गिल्टी है, उसको पनिशमेंट दे देते हैं, तब वो गिल्टी पाया जाता है, ओके? तो ये बात होती है। तो ये ज़रूरी है कि पर्सन अगर उसको एक्यूज़्ड है वो किसी क्राइम के लिए, मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं क्राइम वगैरह करने के, तो उसको भी एडिक्वेट अपॉर्च्युनिटी दी जाए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, है ना? उसको भी फेयर ट्रायल हो, सुप्रीम जो कोर्ट होता है उसमें फेयर ट्रायल हो, है ना? उसका प्रॉपर हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 राइट प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पर, 3 राइट दिए हुए हैं। किसी भी पर्सन को पनिश्ड नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस को मोर देन वन्स, ठीक है? तो ये वाला राइट अभी हमने आपको बताया था, है ना? किसी भी पर्सन को दोबारा-दोबारा, बार-बार पनिशमेंट नहीं देंगे उसको। उसने ऑफेंस किया है, उसको पनिशमेंट दे दी और बस हो गया, ठीक है?
और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी लॉ जो है अगर नया लॉ बना के लेके आए, ठीक है? और जो पहले पर्सन था उसको जो है जेल हुई थी, पुराने लॉ के अकॉर्डिंगली 6 साल उसको जेल हुई थी, ठीक है? अब नया लॉ लाए तो उन्होंने बोला कि इस ऑफेंस के लिए उसको 10 साल जेल दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से उसको फिर से 10 साल और जेल में रखा जाएगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा, तो बैकडेट से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लॉ, अगर अभी लाया है कानून तो अभी से इम्प्लीमेंट होता है ना? कोई भी पर्सन जो है उसको ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे, है ना? तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की जाती है। किसी भी पर्सन जो है उसको ज़बरदस्ती जो होती है ना पुलिस मार-पीट करके वो साइन करवा लेते हैं कन्फेशन, बोलते हैं कि ये क्राइम तुमने किया है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि जय भीम मूवी में देखा था ना वो ट्राइबल पीपल के साथ में कैसा कर रहे थे वो लोग, शायद आपने देखी हो। अभी देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये 23 एंड 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमारे देश में कई मतलब लाखों लाखों बच्चे जो ऐसे हैं, लाखों जो लोग ऐसे हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनको जो गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास में साधन नहीं है कि वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें, है ना? उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है, उनके जो फेलो ह्यूमन हैं वही करते हैं उनके साथ में। मतलब कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बना पड़ा है और उनके साथ में अत्याचार करते हैं। तो इसी एक अत्याचार का फॉर्म जो है आप एक्सप्लॉइटेशन का फॉर्म मान सकते हो हमारे देश में बेगर देखने को मिलता है फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, है ना? तो बेगर और फोर्स्ड लेबर करवाया जाता है बिना पेमेंट के किसी से आप काम करवा रहे हो, उसको जानवर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हो। जैसे कि स्लेव होते थे ना पहले कि खरीद लिया बस उसको रखे हुए हैं, उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, उनकी आगे की पीढ़ी जो है, जो भी बच्चे भी हो रहे हैं तो उनके साथ भी वैसे ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके का जो होता है फोर्स्ड लेबर और बेगर होता है ना? और इसी के साथ में एक और चीज़ कि खरीदा और बेचा जा रहा है इंसान को, है ना? तो वो भी एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है ना? जो कई सारा होता है ना कि बेचा-खरीदा जाता है, मूवीज़ में भी दिखाते हैं, ठीक है? उनको स्लेव की तरह यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा फीमेल का एक्सप्लॉइटेशन होता है इसमें, है ना? तो ये जो है प्रोहिबिट किया है हमारे संविधान ने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर जो है इम्पोज़ करते थे पहले के जो ज़मींदार हुआ करते थे, मनी लेंडर्स होते थे ना, जो पैसे उधार दिया करते थे लोगों को, ठीक है? और जो भी वेल्दी पर्सन होते थे वो पहले ना ऐसा किया करते थे, फोर्स्ड लेबर करवाते थे लोगों को, उनकी ज़मीन रख ली, उनको लोन कर्ज़ में फँसा लिया, अब उनसे बोलते थे तुम्हें ज़िंदगी भर यहीं पे काम करना पड़ेगा, है ना? चुका ही नहीं पाओगे तुम अपना लोन। तो ये चीज़ें चलती थी, बॉन्डेड लेबर होता था ये। हुँ। तो अभी भी चलता है कभी कहीं-कहीं देखने को मिलता है जो भट्टी की ईंटों की जहाँ पर ईंट बनती है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है ये सब, ठीक है? तो ये जो है क्राइम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ये पनिशेबल है, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट जिसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये चाइल्ड लेबर हो रहा है यहाँ पर आर्टिकल 40 सॉरी 24 आर्टिकल 24 का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फॉरबिड करते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मना करते हैं, खत्म करते हैं किसका? कि एम्प्लॉयमेंट जो बच्चों को काम पे नहीं रखना चाहिए। 14 साल के अगर बच्चे हैं, 14 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको जो डेंजरस जॉब होती है, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, माइन्स हो गई, जो खदानें होती हैं, कोल की हो गई। तो मेघालय में पता क्या होता है? छोटी-छोटी ना ऐसे रेड होल माइनिंग होती है वहाँ पर ऐसे। पहाड़ों में होल कर दिए जाते हैं, वहाँ पर अंदर घुस के कोयला लेके आते हैं, वो भसक भी जाता है पहाड़, ठीक है? तो ये खतरनाक जगह होती है। फैक्ट्रीज़ जो पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर बच्चों को काम पे लगा लिया जाता है। तो चाइल्ड लेबर जो है इल्लीगल है एंड राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट है बच्चों का, है ना? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये भी आता है। तो इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं कि आर्टिकल 24 में जो क्या बोला गया है कि चाइल्ड लेबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना? अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने आपको बताया था ये भी तो हमारे संविधान में दिया गया है। हर एक किसी रीजन जो है एन्जॉय कर सकते हैं, अपने रिलीजन को अपनी चॉइस से जो जो भी उनका रिलीजन है, जो भी उनकी चॉइस है, उनका फ्रीडम है कि वो जो है और ये जो फ्रीडम है हमारी हॉलमार्क है हमारी डेमोक्रेसी का। मतलब कि आप जो है इसको क्या मान सकते हो कि हॉलमार्क मतलब कि फीचर हो गया, ठीक है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मान सकते हो तो ये है, ठीक है? तो रिलीजन हर एक इंसान अपनी मर्ज़ी से फ़ॉलो कर सकता है, ठीक है? तो फ्रांस में पता है क्या होता है? फ्रांस में ना आप अपने रिलीजन वग़ैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ज़्यादातर यही होता है, जो वेस्ट की साइड पे पाई जाती है ना यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस हो गया, अपना रिलीजन अपने घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है? बाहर कुछ भी नहीं होगा। पर हमारे देश में देखो इतना धूम-धाम से हर एक त्योहार मनाया जाता है ना? तो
गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, हज यात्रा हो गई या फिर अमरनाथ यात्रा हो गई, तो गवर्नमेंट भी प्रॉपर सपोर्ट करती है, हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है। तो हिस्टोरिकली देखने को मिला कि रूलर्स थे हमारे यहाँ, जो एम्परर थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो वो ना अलाउ नहीं करते थे जो उनके देश में रह रहे हैं कि वो अपना रिलीजन वगैरह फॉलो कर सकें। पर्सन्स जो है डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है? तो उनको ना रूलर्स क्या करते थे, उनको मार देते थे या फिर उनको फ़ोर्स करते थे कि वो कन्वर्ट हो जाए रिलीजन में, है ना? जो औरंगज़ेब था, वो तो बहुत ही खतरनाक था, है ना? वो तो सिख गुरु जो थे, उनको सिखों को मारता भी था, है ना? और कई सारे जो रिलीजन वाले थे अलग-अलग, तो बोलते थे कि कन्वर्ट हो जाओ या तो फिर उनको मार दिया जाता था। है ना? तो जैसे कि जो ब्रिटिशर्स आए थे तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेकर के आए थे, ठीक है? मतलब कि जो इनके लीडर्स आए थे जो होते हैं ना, तो वो लोग जो धर्म जो है कन्वर्ट करवा रहे थे, ठीक है, लोगों का। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती किसी इंसान का धर्म उनका परिवर्तन करवा रहे हो, ठीक है? तो पहले ऐसा होता था, इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने क्या किया कि आर्टिकल जो है 25 तो दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया आपको, पर इसमें ये भी है कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करा सकते आप, ठीक है? तो यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कि कोई भी अपना जो है रिलीजन अपना फॉलो कर सकते हैं, और ये जो है बेसिक प्रिंसिपल है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, हर एक इंसान जो है उसको चूज कर सकता है, वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रिलीजन को। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये भी इंक्लूड है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। इसका मतलब होता है पर्सन अपने चूज कर सकता है अपने रिलीजन को, एंड उसको फॉलो नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, चाहे वो किसी रिलीजन को फॉलो करना चाहे या फिर नहीं करना चाहे, तो ये भी उसका अधिकार है उस पर्सन का। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंक्लूड है फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट अपना रिलीजन। अपने रिलीजन को आप क्या कर सकते हो, जो जो है फॉलो कर सकते हो। अपने रिलीजन का जो अच्छी बात है आप जो है बोल भी सकते हो, लोगों को बता भी सकते हो, ठीक है? पर इसकी एक लिमिटेशन भी होती है। गवर्नमेंट जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है प्रैक्टिस करने पे आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी एंड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, है ना? कई सारी प्रैक्टिसेस रिलीजन में बहुत ही मतलब हर एक रिलीजन में होता है ऐसा कि कई सारी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो इंसानों को जो है तकलीफ पहुंचाती हैं, ठीक है? जैसे कि अगर देखें तो कास्ट सिस्टम की वजह से जो अनटचेबिलिटी थी वो डिग्निटी का हार्म करती थी आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 15 का वॉयलेशन करती थी, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता था ये अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम, तो इसको क्या किया गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, है ना? जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला हो गया, है ना? तो वो वुमेन्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करता था, तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ भी एक्शन लिया और उसको खत्म कर दिया, है ना? तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ठीक है? तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अनलिमिटेड राइट नहीं है, कोई भी राइट अनलिमिटेड नहीं है एक्चुअली में, है ना? तो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है रिलीजियस मैटर में, ठीक है? ताकि सोशल लेवल जो गलत प्रैक्टिसेज़ सोसाइटी में प्रैक्टिस की जा रही हैं, उनको खत्म कर सके, है ना? तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन में सारी चीज़ें अच्छी होती है ना? तो कुछ लोग जो हैं जैसे कि बाबा वगैरह होते हैं हर रिलीजन में, तो वो अपनी मनमानी से क्या करते हैं, आपस में हाँ मत हो जाना, मतलब रिलीजन की बातें कर रहे हैं ना तो ऑफेंड हो जाते लोग। तो यहाँ पर ना कुछ गलत प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं और लोगों को भी भड़काते हैं और लोगों को भी अपनी साइड कर लेते हैं। तो वो गलत प्रैक्टिसेस चलती हैं और फिर लोगों को क्या करते हैं, उससे जो है कई सारे लोगों के अधिकार का वॉयलेशन भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो बैन की प्रैक्टिस ऑफ सती प्रैक्टिस, जो एक इंसान जो औरत होती थी उसको जला देते थे उसके पति की चिता के साथ में, अगर उसका पति की डेथ हो जाती थी, है ना? तो इसको तो बहुत ही गलत थी कि उसकी, और विडो शादी नहीं कर सकती थी दोबारा, उसकी कंडीशन पहले की जो सोसाइटीज होती थी ना अपने यहाँ, तो वहां पर तो बिल्कुल ही बहुत ही बुरी कंडीशन थी विडो की। और बाईगैमी वगैरह जो ह्यूमन का सैक्रिफाइस कर देते हैं, कई नहीं जो बाबा लोग होते हैं तंत्र मंत्र जमाने भर की चीजें करते हैं और लोगों को बहका करके और सैक्रिफाइस करवा देते हैं, इंसान को ही बलि चढ़वा देते हैं। तो ये सब हरकतें भी नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ओके? तो इसके खिलाफ भी गवर्नमेंट जो एक्शन ले सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है? इन द नेम अपोज्ड सॉरी सच रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इन रिस्ट्रिक्शन को अपोज भी नहीं कर सकते आप कि जो अगर आप बोलो कि हमारे फ्रीडम जो है उसका अधिकार का वॉयलेशन किया जा रहा है तो हम जा रहे हैं कोर्ट में, तो कोर्ट भी भगा देगा वहां से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं होता कि गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए।
अब देखो इतने सारे लिमिटेशंस तो रहेंगे ना राइट में, आप अनलिमिटेड तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से टेंशन हो जाता है जो रिलीजन्स में एंड गवर्नमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट जब रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी को, तो लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, है ना, लड़ने भिड़ने तैयार हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि हमारे जो राइट पे इंटरफेरेंस कर रही है गवर्नमेंट। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है एक कंट्रोवर्सी बन जाता है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी दूसरे रीजन के तहत में। पर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करते हैं कि अपना रिलीजन आप फॉलो कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान को कन्वर्ट करवाएं जबरदस्ती अपने रिलीजन में। ठीक है, हाउएवर कुछ पीपल जो है, अभी रिसेंट कंजर्वेशन कन्वर्सेशन सॉरी कन्वर्जन हुआ है ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन द इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट, तो धमकी वगैरह दे करके भी क्या करवाते हैं, रिलीजियस जो कन्वर्जन करवा दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये सब अलाउ नहीं करते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाए, है ना, जबरदस्ती। इट ओनली गिव्स राइट कि आप स्प्रेड कर सकते हो अपने रिलीजियस इंफॉर्मेशन के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, ताकि अट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी और को जो है ज़बरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन कराओ। इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर कई सारे धर्म होते हैं, मतलब धर्म प्रैक्टिस किए जाते हैं, है ना? इसलिए ज़रूरी है गवर्नमेंट जो है इक्वल ट्रीटमेंट दे, और जो इक्वल ट्रीटमेंट देती है ना, इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। जो हमारे देश में जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है ना? तो सेक्युलरिज्म जो क्या है, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हर एक रिलीजन को। और कुछ ऐसी अगर रिलीजन में कुछ गलत हो रहा होता है, किसी मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो कि सोशल एविल है, तो उसको खत्म करने का अधिकार भी होता है गवर्नमेंट के पास में। तो इसका मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, है ना? जैसे अगर देखें ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें तो उनके रिलीजन जो गवर्नमेंट जो है उनके एक रिलीजन को फॉलो करती है, उसको ही फेवर करते हैं वो, ठीक है? तो ये जो है इनके यहाँ रिलीजन ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन से, पर हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया आता है ना? मतलब कि पीपल सुप्रीम है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हमारे यहाँ। कोई रिलीजन नहीं है, तो रिलीजन जो है बाद में आता है। पहले आप एक इंडियन है, आप इंडियन सिटीजन है ना? तो इंडिया इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है? और हम किसी पर्टिकुलर वी डोंट हैव टू बिलोंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग होना है, या फिर प्रेसिडेंट बनना है, या फिर जज बनना है, या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल में जो बनना है, तो आपको ये नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से आते हो। आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी कास्ट के हो, कहीं से भी आते हो, ठीक है? हमारे देश के हो, तो आप किसी भी पब्लिक ऑफिस में जा सकते हो, ठीक है? प्रेसिडेंट बन सकते हो, जज बन सकते हो, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है? इंडिया के सिटीजन हो, है ना? हमने ये भी देखा है कि राइट टू इक्वालिटी है ना, जो कि गारंटी करते हैं हर एक इंसान को, किसी के साथ भी जो है भेदभाव ना करे गवर्नमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, एम्प्लॉयमेंट में भी। और इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन नॉर विल। तो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो स्टेट चलाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट जो कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन को चलाती है, तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो नहीं किया जाता है, और कोई भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है, और फेवर नहीं करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोविजन का, कि सस्टेन कर सके और नेचर जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म का, ठीक है, कि जो हमारे यहाँ कोई रिलीजन सुप्रीम नहीं है, हमारा देश जो है एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक है? तो यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है ना? ये हो गया। अब कल्चरल एंड एजुकेशन, राइट? जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है हमारे यहाँ, है ना? तो थोड़ी-थोड़ी जो अगर आप थोड़ी दूर जाओगे तो आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा, है ना? अलग पहनावा, और वहाँ का खाना भी अलग, बोली भी अलग, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है हमारी कंट्री, है ना? तो हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी आती है, ठीक है? इंडिया जो है ये मोनोलिथिक सोसाइटी नहीं है हमारे यहाँ। जैसे अगर देखोगे ना, वेस्ट में जो यूरोप की कंट्रीज़ हो गई, यूएस हो गया, तो वहाँ पर एक ही रिलीजन जो है ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, ठीक है? वहाँ पर मोनोलिथिक चीज़ें चलती हैं, मतलब कि सेम ही प्रैक्टिस ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? पर हमारे यहाँ देखो तो हर एक रिलीजन अलग-अलग है ना, तो उनकी प्रैक्टिसेज़ अलग-अलग, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है हमारी कंट्री, है ना? तो सोसाइटी जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, तो यहाँ पर ना सोशल सेक्शन जो होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे सोशल सेक्शन भी होते हैं जो
थोड़े कम नंबर में होते हैं दूसरों की कंपेयर में, मतलब कुछ लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ लोगों की कम पॉपुलेशन है ना? तो यहाँ पर माइनॉरिटी भी एग्ज़िस्ट करती हैं हमारे देश में, है ना? तो हम जो है किसी जो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर If a group is in a minority, will it have to adopt the culture of the majority? अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो ऐसा होता है क्या कि उसको मेजॉरिटी लोगों का कल्चर अपनाना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में माइनॉरिटीज भी फ्लरिश कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो रही है। पर अगर आप पाकिस्तान में देखोगे ना, तो वहां पर जो है माइनॉरिटीज की कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। वहां पर जो है वो खत्म ही होते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं माइनॉरिटीज के ऊपर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव करता है डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट दिया गया है माइनॉरिटीज को भी, जो कम नंबर में है ना। अभी हमने आपको बताया था कितने टाइप की माइनॉरिटीज होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, सॉरी। फिर माइनॉरिटीज जो है आप मेंशन करो, ठीक है? लिखो, मतलब कि और वो जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, वो अपना कल्चर मेंटेन कर सके, ऐसा राइट प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। माइनॉरिटी स्टेटस जो है डिपेंड नहीं करता है ओनली कि आप जो है रिलीजन से, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल दोनों माइनॉरिटीज़ पाई जाती हैं हमारे यहाँ, ठीक है? मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी होता है कि जो मतलब जो कुछ लोग बस इस लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है? तो वो भी माइनॉरिटी में आ जाते हैं। तो माइनॉरिटीज़ जो है आर अ ग्रुप्स दैट हैव अ कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन। तो माइनॉरिटी वो ग्रुप होता है जिनकी कॉमन लैंग्वेज है और कॉमन जो रिलीजन है, ठीक है? पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो किसी पार्ट में है, या फिर पूरी कंट्री में भी हो सकते हैं, है ना? तो पर वो जो है आउट नंबर है बाय सम ऑफ देयर सोशल सेक्शन। उनका खुद का कल्चर होता है, ठीक है? उनकी खुद की लैंग्वेज भी होती है, स्क्रिप्ट भी होती है ना? तो वो उनके पास में राइट दिया गया है कि वो कंज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? इसको डेवलप भी कर सकते हैं, है ना? मतलब अपने कल्चर को आप सेव कर सकते हो, है ना? सारी की सारी माइनॉरिटीज़ हो गई जो कि रिलीजियस हो चाहे लिंग्विस्टिक हो, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं, ठीक है? और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करके वो प्रिज़र्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं अपने कल्चर को, ठीक है? अपने कल्चर को आगे लेकर के चल सकते हैं। गवर्नमेंट जो है will not, while granting aid to educational institution, discriminate any educational institution on the basis that it is under the management of the minority community। तो गवर्नमेंट जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। किस चीज में? जो किसी भी तरह का अगर वो सपोर्ट देते हैं, एड देते हैं, फाइन फंड देते हैं, ठीक है? किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि जो है जो मैनेजमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी करी है, तो सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दे, है ना? तो किसी के साथ भी भेदभाव ना करे, तो ये बात कही गई है। आर्टिकल जो 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके? तो अगर आप देखें तो आप वन वुड एग्री दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा जो है इम्प्रेसिव लिस्ट दी गई है फंडामेंटल राइट की, है ना? बहुत ही अच्छे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पर फंडामेंटल राइट को लिख देना बस काफ़ी नहीं होगा, है ना? एक तरीका होता है, वे होगा जिसके थ्रू ना इसको प्रैक्टिस में भी लाया जाए, है ना? और इसका अगर वॉयलेशन होता है तो उसको डिफेंड भी किया जाए अगर इसके ऊपर अटैक होता है ना? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है तो इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू हम इसको अचीव करते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर अंबेडकर जो है इस राइट को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते थे, है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, क्योंकि यही जो मेन राइट है जो कि सारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने का भी काम करते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। क्योंकि ये जो राइट है हर एक सिटीजन को अधिकार देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं इशू करते हैं ऑर्डर और डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट को कि इन राइट्स को फोर्स में लाया जाए, है ना? ठीक है? तो यहाँ पर जो है कुछ रिट्स दी गई हैं आपको, तो ये वाली आप पढ़ते हैं, ठीक है? अभी पढ़ते हैं हैबिस कॉर्पस, सॉरी, हैबिस कॉर्पस। तो यहाँ पर इस रिट्स का मतलब होता है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है? इसका मतलब होता है, तो हैबिस कॉर्पस में ना किसी भी पर्सन को जो है ऐसे ही अरेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? तो अरेस्ट पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट, और अगर अरेस्ट किया भी जाता है तो उसको कोर्ट में प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, ठीक है? इट कैन आल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री पर्सन
सेट फ्री एन पर्सन अरेस्टेड। अगर देखो, अगर किसी भी पर्सन को बिना बात के अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट किया है तो उसको उसको कोर्ट में आपको पेश करना है। फिर कोर्ट का डिसीजन होता है कि वो उस पर्सन को फ्री भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर वो जो अरेस्ट जो है जिस तरीके से किया गया है, अगर उसने कुछ क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? लॉफुल अरेस्ट होगा तो उसको जो अरेस्ट कर रहने देंगे, है ना? उसको कस्टडी में रखेंगे। अगर गलत तरीके से अरेस्ट किया तो उसको फ्री कर देंगे। मंडमुस, मंडमुस का मतलब होता है वी कमांड, ठीक है? इस राइट में ना, इस रेट में सॉरी, इट रेट्स में जो है, ये वाली जो रेट है, तो इसमें कोर्ट ना है, अगर उनको लगता है कि जो उनको मतलब कि अगर किसी को लगता है, अगर कोई पब्लिक ऑफिस में है, ठीक है? और जो वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हैं ढंग से, ठीक है? काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उस पर्सन की ना आप कंप्लेन कर दोगे अगर कोर्ट में, तो कोर्ट जो है फिर उसको फटकार लगाएँगे, ठीक है? अगर उनको लगता है फिर कोर्ट को कि ये जो है अपना काम नहीं कर रहे हैं, लीगल ड्यूटी अपनी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है, वॉयलेशन होता है इंडिविजुअल की राइट का, है ना? तो उनको ढंग से वो अपना काम करे तो ये ऑर्डर मिलता है उनको कोर्ट से, ठीक है? कोर्ट उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक देना, है ना? तो जो रिट इश्यू की जाती है, हाई कोर्ट देते हैं, ठीक है? तो रिट इशूड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस रिट को इश्यू कर सकते हैं, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर दूसरे कोर्ट्स को बोल सकता है कि ये जो है, अगर कोई लोअर कोर्ट जो है अपने दायरे से बाहर जाकर के काम कर रहा है, ठीक है? जो उनके जो अधिकार के बाहर जाकर के वो कोई डिसीजन सुना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकते हैं, ठीक है? हाई कोर्ट भी जो अगर उनके नीचे वाले कोर्ट हैं उनको रोक सकते हैं, ठीक है? तो ये रोकने की पावर दी गई है। क्यू वारंटो में जो ब्रोका है ना, तो उसको ठीक करने की भी पावर दी गई। सॉरी सॉरी, क्यू वारंटो में नहीं, सर्सरारी में। तो ये वाले राइट में जो है, प्रोहिबिशन के बाद में अगर आपको पढ़ना तो ये वाला राइट पढ़ना। अगर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट जो है या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी है, उनके पास में अगर जो कोई जो जो कोई केस है, ठीक है, उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तो वो अपने पास ट्रांसफर करवा सकते हैं उसको, ठीक है? अगर वो पेंडिंग है बहुत टाइम से, तो वो अपनी हायर अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो लोअर कोर्ट के पास में कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो जो कोर्ट सॉरी, अगर उनके पास में कोई जो मैटर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो जो हायर कोर्ट है ना, वो उनको अपना मैटर जो है उनको दे सकते हैं, और हाई कोर्ट इनसे, और जो हायर कोर्ट है वो इनसे ये मैटर ले सकता है, ठीक है? क्यू वारंटो में क्या आता है, क्यू वारंटो में अगर कोर्ट को लगता है कि कोई पर्सन जो है, जो ऑफिस पे बैठा हुआ है, वो उसके लायक नहीं है, मतलब कि उसने फर्जीवाड़ा करके जो ये नौकरी पाई हुई है, ठीक है? तो अगर ऐसा लगता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस पर्सन को कि वो ऑफिस होल्डर बने, है ना? मतलब उसको उसकी जॉब से हटा दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्यू वारंटो में ये आता है ना? तो 5 रेट हो गई। तो जुडिशरी के अलावा ना कई सारे मैकेनिज्म क्रिएट किए गए हैं ताकि राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वैसा ही एक चीज़ बनाई गई, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, ये माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन विमेन, ये विमेन के बारे में बात करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट की। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी है, जो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी है, जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो कई सारे कमीशन बनाए गए जो कि इनकी बात करते हैं, ठीक है? तो इंस्टीट्यूशन जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं विमेन के राइट को, माइनॉरिटीज़ के, दलित के, है ना? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया एक्ट के थ्रू, कानून के थ्रू बनाया गया। इसको 1993 का एक्ट है, तो उसके थ्रू बनाया गया, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स को ये भी। और कहीं भी ऐसा कुछ देखा जाता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वहां पे पहुंच जाते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और ये जो है इनका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं राइट्स का। तो किसी भी राइट का अगर टेस्ट दिया जाए तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो उसका फोर्स में है भी कि नहीं, कि किताब में बस लिखा हुआ है नाम के लिए वैसे ना। तो जो गरीब लोग होते हैं, है ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, और डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास में कोई मदद नहीं होती है ना, कई सारे लोग ऐसे होते हैं, तो वो ना अपना अपने राइट का जो अधिकार है उसको यूटिलाइज कर ही नहीं पाते। उनको तो पता ही नहीं होता अधिकार है भी कि नहीं है, उनको दो वक्त की रोटी मिल जाए वो ही काफी है ना? तो कई सारे लोग होते हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी हो गई, ठीक है? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स हो गई। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम करते हैं, ये वॉचडॉग हैं, पता है? ये निगरानी रखते हैं कि किसी भी अधिकारों का वॉयलेशन ना हो लोगों के।
तो गवर्नमेंट ने भी ना 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया, ताकि ये भी देखे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है किसी का। ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसको जो है कम इसके अंदर कौन-कौन होता है, इसके अंदर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबसे हाईएस्ट जज जो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अभी कौन से हैं हमारे यहाँ 50th चीफ जस्टिस है ना, डीवाई चंद्रचूड़ सर, तो वो चीफ जस्टिस है अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के। या फिर कोई फॉर्मर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है? या फिर कोई फॉर्मर जो हाई कोर्ट के जज हो गए, या फिर दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, जिनके पास में नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जो भी मैटर होते हैं ना ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनके। तो कमीशन फंक्शन करता है यहाँ पर, इंक्वायरी करते हैं, या अपने इनिशिएटिव खुद से ही इंक्वायरी करते हैं, या फिर इनके पास में कोई पिटीशन भी आती है कि जो विक्टिम होता है, वो पिटीशन डालता है कि उन कंप्लेन करते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है कहीं पे। ये जेल में भी जाते हैं कि वहाँ पर भी कंडीशन देखते हैं, जो जेल में कैदी हैं उनकी, ठीक है? उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और प्रमोट करते हैं रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट के फील्ड में रिसर्च भी प्रमोट करते हैं। कमीशन जो है इनके पास में कई सारी मतलब हज़ारों कंप्लेंट्स आती हैं हर साल, और दीज़ रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है कमीशन के पास में। जो कस्टोडियल डेथ क्या होती है? जो पुलिस जो नहीं मार-मार के लोगों की जान ले लेती है ना? जेल में। तो जैसे कि किसी को फ़ोर्स कर रहे हैं कि वो गुनाह कबूल कर ले कि उसने ही ये काम किया है, ठीक है? एक तो होता है बता तूने किया है क्या ये? और एक होता है बोल तूने ही किया है ना? तो ये चीज़ें चलती है, तो कस्टोडियल डेथ होती है ना? तो पुलिस बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है, कस्टोडियल रेप होते हैं, मतलब पुलिस ही ऐसी हरकतें करती है, ठीक है? डिसअपीयरेंस, ओके? कोई गायब हो जा रहा है, कोई इंसान का पता ही नहीं है, एक्सेसेस, इसका मतलब होता है पुलिस एक्सेसेस का, कि पुलिस जो है गंदे शब्द बोल रही है, ठीक है? उल्टा-सीधा किसी को भी कुछ भी बक रहे हैं ना, वर्बल अब्यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी पेपर वगैरह किसी का सामान रख लिया, ऐसी हरकतें भी करती है ना पुलिस, करप्ट होती है बहुत ज़्यादा। फेलियर इन टेकिंग एक्शन, अगर पुलिस जो है मतलब कि ये फेलियर होता है, अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इंडिग्निटी टू वुमेन, है ना? किसी वुमेन के साथ में कुछ गलत हो रहा है उनकी डिग्निटी के खिलाफ, तो ये सारे एक्शन जो होते हैं, तो कमीशन के पास में इतनी सारी कंप्लेन आती है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इंटरवेंशन जो है देखने को मिला, सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन हैज़ बीन ऑन डिसअपीयर्ड यूथ इन पंजाब। तो यूथ में जो एक जो मतलब कि जो वहाँ से पंजाब से बहुत सारे जो लोग थे, यूथ जो थे वो गायब हो रहे थे, और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल किया गया गुजरात में जो दंगे हो गए थे उसके। तो इंटरवेंशन जो है प्रूव्ड इफेक्टिव। तो ये जो है ना इंटरवेंशन खुद ही जो है जाकर के कभी-कभी जो है स्टेप्स लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाले, कि कहीं पर अगर कुछ गलत होता है तो कमीशन जो है उनके पास में पावर तो नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन कर सके, मतलब सज़ा वगैरह सुना सके, पर ये जो है रिकमेंडेशंस देते हैं गवर्नमेंट को, और रिपोर्ट देते हैं, ठीक है? रिकमेंड करते हैं कोर्ट को भी कि ये आप कर सकते हो, ऐसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करवाओ इस एरिया में, यहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में। अभी थोड़ा-सा ही चैप्टर बचा है, आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए हैं, अब डीपीएसपी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? जो कि पार्ट 4 में दिया गया है हमारे संविधान में, है ना? तो इतना तो हमने पढ़ लिया है, अब छोटा-सा वीडियो बनाएँगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो उसमें अपन जो है आगे का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, है ना? तो आपको कैसा लगता है वीडियो? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके?